नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का सीडीपी देखेंगे। पावलोव का सिद्धांत। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। पावलोव का सिद्धांत में थोड़ा सा बता दे रहे हैं पीछे की वीडियो के बारे में, रिवीजन थोड़ा सा करा दे रहे हैं। देखिए, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें यूसीएस को भोजन कहते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक ना। यूसीआर को लार, जो प्राकृतिक रूप से, सीएस है घंटी, कृत्रिम या संकेत करता है, और सीआर जो होता है घंटी पर जब लार आता है, जब सीखने के बाद आता है तो उसको सीआर बोलते हैं, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पावलोव के प्रयोग में घंटी भोजन से पहले बजाई गई इस प्रकार के अनुबंधन को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भोजन से पहले जब घंटी बजाई गई तो इस प्रकार के अनुबंधन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्या होता है कि इसमें घंटी पहले बजती है और उसके खत्म होने से पहले भोजन दिया जाता है। यह सबसे प्रभावी होता है, ठीक ना। 0.5 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर ही भोजन दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं विलंबन अनुबंधन, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलंबन अनुबंधन। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उच्च क्रम अनुबंधन क्या है। तो देखिए, उच्च क्रम अनुबंधन का मतलब होता है घंटी के साथ किसी दूसरे तटस्थ उद्दीपक को जोड़ना। जब कुत्ता घंटी पर लात टपकाने लगे, फिर घंटी से पहले प्रकाश दिखाया जाए, तो कुत्ता अंततः केवल प्रकाश पर भी लात टपकाने लगेगा। कहने का मतलब है कि घंटी से पहले, जब घंटी बज रही है तब वह लात टपका रहा है, घंटी बजने से पहले प्रकाश दिखाया जाए डेली डेली, रोज़ रोज़, तो भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगा कि अब प्रकाश दिख रहा है, उसके बाद घंटी बजेगी, उसके बाद भोजन मिलेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घंटी के साथ किसी दूसरे तटस्थ उद्दीपक जैसे प्रकाश को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अवरोधक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अवरोधक का मतलब होता है बाहरी शोर के कारण जो बाधा होती है वही अवरोधक होता है, ठीक है। किसी बाहरी शोर के कारण अनुबंधित अनुक्रिया में बाधा आना ही अवरोधक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पावलोव के अनुसार प्रदत्त अनुक्रिया क्या है। तो देखिए, जो प्रदत्त अनुक्रिया होती है जन्मजात और स्वाभाविक रूप से होती है, ठीक ना। जैसे लार का टपकना एक जन्मजात अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक रूप से होती रहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो जन्मजात और स्वाभाविक होती है, ठीक ना, वही प्रदत्त अनुक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। जो टॉपिक करा रहे हैं, जितना क्वेश्चन हो सके उससे बनने वाले टॉपिक से पूरा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्यों ना। क्योंकि 2 से 3 वीडियो इसीलिए ला रहे हैं कि वहाँ से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपका वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक ना। ऐसा भी होगा कि सेम टू क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में हूबहू। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिए अंत तक। आइए प्रश्न नंबर 5 है, एक मिनट।
प्रायोगिक न्यूरोसिस शब्द पावलोव ने किस स्थिति में दिया है? तो देखिए, जो प्रायोगिक न्यूरोसिस है इसका मतलब होता है कठिन विभेदीकरण की स्थिति में जीव भ्रमित और तनावग्रस्त हो जाता है, तब यह बात को दिए है। ठीक ना? जब क्या होता है, जीव भ्रमित और तनावग्रस्त हो जाता है, उस समय दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब कुत्ता दो बहुत मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर न कर पाए और चिड़चिड़ा हो जाए। जब भ्रमित हो जाएगा तभी यह प्रायोगिक न्यूरोसिस का शब्द पावलोव ने दिए। तो जैसे मान लीजिए 2 घंटी है, दोनों एक साथ बजाई जा रही है उसी समय पर, तो कुत्ता को दोनों घंटी सुनाई दे रही है, तो वह भ्रमित हो रहा है कौन सी घंटी हमें भोजन के लिए प्रेरित कर रही है और कौन सी नहीं। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है? कह रहा है बैकवर्ड जो कंडीशनिंग होती है इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले भोजन फिर घंटी, यह सीखने में सबसे कम प्रभावी या असफल होता है। पहले भोजन देंगे फिर घंटी बजाएंगे तो क्या होगा, ये प्रभावी नहीं है, सीख नहीं पाएगा। पहले घंटी बजाएंगे उसके बाद भोजन देंगे डेली उसी टाइम पर, तो कुत्ते को ये समझ में आ जाएगा कि पहले क्या हुआ है, घंटी बजी, अब खाना मुझे मिलने वाला है। अब पहले ही खानवा दे देंगे तो फिर बदवा में भोजन देंगे तो कुत्ता नहीं सीख पाएगा इस बात को। ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले भोजन फिर घंटी, यही बैकवर्ड कंडीशनिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सूडो कंडीशनिंग क्या है? बैकवर्ड कंडीशनिंग समझ गए, यह कम प्रभावी होता है क्योंकि भोजन देने के बाद घंटी बजाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीख नहीं पाएगा, बहुत कम प्रभावी होगा सीखने में। अब देखिए सूडो कंडीशनिंग क्या होता है। तो देखिए जो सूडो कंडीशनिंग होता है, देखिए ये जो होता है अभ्यासी अनुबंधन होता है, जहाँ बिना किसी विशेष संबंध के अनुक्रिया होती है। ठीक ना? उसे सूडो कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पावलोव के सिद्धांत को प्रतिवादी अनुबंधन किसने कहा? तो कह रहा है प्रतिवादी अनुबंधन, इसका क्या मतलब होता है, एस टाइप को प्रतिवादी और आर टाइप को सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है। ठीक ना? एस टाइप को प्रतिवादी अनुबंधन और आर टाइप को सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है। तो यह बात स्किनर साहब ने बताई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनका क्या है, कौन सा टाइप है, एस टाइप अनुबंधन है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर साहब ने बताई ये बात। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पुनर्बलन अनुसूची का पावलोव के सिद्धांत में क्या महत्व है? कह रहा है पुनर्बलन अनुसूची का पावलोव के सिद्धांत में क्या महत्व है? तो देखिए इसमें क्या होता है, यूसीएस का मतलब ठीक है, यूसीएस का मिलान बिना भोजन के अनुबंधन संभव नहीं है। ठीक ना? जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक अनुबंधन संभव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूसीएस भोजन का समय पर मिलना ही पुनर्बलन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। दस है कंडीशन इनहिबिशन। ठीक ना? कंडीशंस इनहिबिशन कब होता है? तो देखिए यह एक नकारात्मक संकेत के रूप में कार्य करता है। ठीक ना?
यह क्या करता है, एक नकारात्मक संकेत के रूप में कार्य करता है। तो जब CS के साथ कोई अन्य संकेत आए जो बताए कि भोजन नहीं मिलेगा, ठीक ना, इसे हम बोलते हैं कंडीशन इनहिबिशन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। हार्ड लेवल के क्वेश्चन, इससे बाहर जाने वाला कोई नहीं है। पहले वीडियो में बताए हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसमें है, 30 क्वेश्चन इसमें दिए है, 50 क्वेश्चन है। एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि कहीं नहीं बाहर जाने वाला है एक भी, ठीक ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम छाट छाट के एकदम बेहतर तरीके से आप लोगों को लिए। एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं। पहले उसको क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद टाइपिंग करते हैं, उसके बाद तब पढ़ाते हैं। इतना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताइए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पावलोव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, पावलोव जो है उद्दीपक पर बल देते हैं, थॉर्नडाइक प्रयास पर, प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर का पर बल देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बी वाला है पावलोव रूस के थे, थॉर्नडाइक नहीं। तो ये भी बात सही है, पावलोव रूस के है, थॉर्नडाइक कहाँ के है, अमेरिका के। सी है पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक ना। मुख्य अंतर जो होता है पावलोव का एएसआर साचर और थॉर्नडाइक का त्रुटि आधारित सिद्धांत है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बच्चों में फोबिया अकारण डर विकसित होना किस सिद्धांत का परिणाम है। तो देखिए, बच्चों में जो फोबिया होती है, इसका मतलब है कि शास्त्रीय अनुबंधन का ये सिद्धांत है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। विलोपन के बाद होने वाली स्वतः पुनः प्राप्ति की शक्ति कैसी होती है। तो देखिए, जब विलोपन के बाद जब पुनः प्राप्त होती है शक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वह होती है कमज़ोर। कैसी होती है, कमज़ोर होती है। मूल अनुबंधन से क्या होती है, वो कमज़ोर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होता है, बस मुझे मोटिवेशनल मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, पावलोव के सिद्धांत में तटस्थ उद्दीपक क्या है। तटस्थ उद्दीपक मतलब जो न्यूट्रल होता है, ठीक ना। तो क्या न्यूट्रल होता है उसमें, घंटी क्या है, यह न्यूट्रल होती है। शुरुआती चरणों में घंटी बजाई जाती है, ठीक ना। इस घंटी बजाने का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको क्या है, तटस्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। सेकेंडरी सिग्नल सिस्टम का संबंध किससे है। तो देखिए, जो सेकेंडरी संबंध सिस्टम है, इसका संबंध केवल मनुष्यों की भाषा और संकेतों से है, ठीक ना। पावलोव ने कहा कि शब्द मनुष्यों के लिए द्वितीयक संकेत का कार्य करता है, ठीक ना। पावलोव साहब बताए कि जो शब्द होता है मनुष्य के द्वितीयक संकेत के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। पावलोव के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से क्या है। तो देखिए, जो पावलोव है, पावलोव का जो अनुसार जो अधिगम होता है, मुख्य रूप से आदतों का निर्माण होता है, हैबिट फॉर्मेशन होता है। पावलोव मानते थे कि जब हम किसी कृत्रिम उद्दीपक
अर्थात घंटी को प्राकृतिक उद्दीपक अर्थात भोजन के साथ जोड़ते हैं तो वह धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा इस हिसाब से, आदतों का निर्माण है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग को पावलोव ने अनुबंधन का केंद्र माना था? बताइए, किस भाग को पावलोव ने अनुबंधन का केंद्र माना? तो यह जो माना सेरेब्रल कॉर्टेक्स। पावलोव एक शरीर शास्त्री थे। ठीक ना। पावलोव कौन से थे? शरीर शास्त्री थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए थॉर्नडाइक कौन शास्त्री थे? उनका मानना था पावलोव का कि अनुबंधन की प्रक्रिया मस्तिष्क के ऊपर हिस्से यानी कॉर्टेक्स में संपन्न होती है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। घंटी और भोजन के बीच कंटिग्यूटी साम्य का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, यदि घंटी बजने और भोजन मिलने के बीच समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अनुबंधन नहीं होगा। ठीक ना। इसके लिए बीच की निकटता ही साम्य कहलाती है। जैसे 0.5 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए अब। समय और स्थान की निकटता। ठीक ना। ये बहुत ज़रूरी होती है। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। क्या पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन जीव की इच्छा पर निर्भर करता है? तो बताइए। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव को दिए है, यह जरूरी नहीं है कि जीव के इच्छा पर यह निर्भर करे, अनैच्छिक क्रिया भी हो सकती है। ठीक ना। लार टपकाना एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रिया है जो अगर ना चाहते हुए भी क्या होती है, लार मुंह में आ जाता है। ठीक ना। कुत्ता जानबूझकर लार नहीं टपकाता, यह रिफ्लेक्स है। ठीक ना। यह अनैच्छिक क्रिया है, नहीं यह एक अनैच्छिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सफ़ेद चूहे से डरने वाला बच्चा अब सफ़ेद रुई के फाहे से भी डरता है, यह क्या है? तो देखिए, यह जो है, जब बच्चा एक उद्दीपक के गुणों को दूसरे मिलते जुलते उद्दीपक पर लागू करता है तो उसे यह सामान्यीकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई उद्दीपक हमारा सफ़ेद चूहा को देख रहा है, उसी टाइप का रुई देख रहा है, भूए को, सफ़ेद भूए को देख करके वो क्या कर रहा है, डर रहा है। तो इसका मतलब एक सामान्यीकरण प्रक्रिया है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। पावलोव के प्रयोग में कौन सा चर स्वतंत्र चर कहलाता है? तो देखिए, जो पावलोव में क्या होता है, स्वतंत्र चर वही होता है भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक ही स्वतंत्र चर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगकर्ता भोजन देने या न देने पर नियंत्रण रखता है, इसलिए यह स्वतंत्र चर है। लार की मात्रा आश्रित चर होती है, ये ध्यान रहे। लार की जो मात्रा होती है वह आश्रित चर होती है, वह आश्रित रहती है। घंटी जब बजेगी तभी लार आता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, आधुनिक व्यवहार चिकित्सा का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए, आधुनिक व्यवहार चिकित्सा का जो मुख्य आधार होता है, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत होता है। जैसे मान लीजिए फोबिया या बुरी आदतों को डीकंडीशनिंग के माध्यम से ठीक करना ही पावलोव के सिद्धांत पर टिका है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन में लार टपकाना किस प्रकार की अनुक्रिया मानी जाती है? तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में लार का टपकाना जो है, यह एक दैहिक क्रिया होती है। ठीक ना।
यह शरीर की ग्रंथियों से संबंधित होती है, इसलिए इसे फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कहा जा सकता है। ठीक ना। तो यह एक कायिक या दैहिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। पावलोव ने प्रत्याशा जैसे शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो देखिए, यह एक शुद्ध व्यवहारवादी होने के नाते वे केवल उस चीज़ को मानते थे जिसे मापा या देखा जा सके, जैसे लार। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि वे केवल अवलोकन योग्य व्यवहार को मान पर ध्यान देते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अनुबंधन की प्रक्रिया में विभेदीकरण का क्या लाभ है? तो देखिए, अनुबंधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? भ्रमित की बात हो रही है। ठीक ना। क्या होता है? जिसमें सटीकता होती है, भ्रमित नहीं होता है। क्या होता है? भ्रमित होने का संकेत होता है। अंतर को क्या करता है? नहीं सीख पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें सीखने की सटीकता आती है, तो भ्रमित रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, 26 देखते हैं। क्या बिना स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस के कभी अनुबंधित उद्दीपक सीएस प्रभावी हो सकता है? तो केवल उच्च क्रम अनुबंधन में ही यह प्रभावी हो सकता है। ठीक ना। इसमें एक पुराना सीएस घंटी नए सीएस प्रकाश के लिए आधार बन जाता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल उच्च क्रम अनुबंधन में यह हो सकता है। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। पावलोव के अनुसार सीखने के लिए निकटता और पुनर्बलन में क्या अनिवार्य है? तो बताइए। तो देखिए, दोनों है, निकटता और पुनर्बलन का में जो अनिवार्य है, दोनों, केवल निकटता भी है और पुनर्बलन भी है। निकटता भी है, पुनर्बलन है, लेकिन निकटता प्राथमिक माना जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में चित्रों के माध्यम से शब्द सिखाना किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो देखिए, जो करता है पावलोव के, तो ऑप्शन नंबर पावलोव। ठीक ना। पावलोव के सिद्धांत की पुष्टि करता है, क्योंकि पावलोव बताया कि कोई चीज़ वो किस पर मानते थे? देख करके, जो दिख रहा है उसी को मानते थे। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। पावलोव का यस टाइप अनुबंधन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? उद्दीपक प्रतिस्थान पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक जो उद्दीपक है वो घंटी है, दूसरा उद्दीपक क्या है? भोजन की जगह लेता है। आइए प्रश्न नंबर 30 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यूपी टेट के संदर्भ में पावलोव का सिद्धांत शिक्षक को क्या सिखाता है? तो देखिए, यह जो अनुकूलन और वातावरण और संकेत के माध्यमों से अधिगम कराना सिखाता है। ठीक ना। एक शिक्षक कक्षा में सकारात्मक संकेत और वातावरण बनाकर बच्चों के व्यवहार को अनुबंधित कर सकता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। अब कल दूसरी टॉपिक स्टार्ट होगी। ठीक, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।